Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture number 12. Today we are going to talk about managing economic exposure and translation exposure. Dear students, as you remember, previously we had started with the different kinds of exposures that an MNC has to face while they are entering into the global market. हमने तीन मेजर तरह के exposures की बात की थी. Can you remember what were those? आपको याद है? Yes. Number one. So we are talking about types of exposures. Number one is transaction exposure. Number two is economic exposure. And number three is about translation exposure. अच्छा स्टूडेंट्स, ये तीनों तरह के जो exposures हैं, they are very very important. Transaction exposure is when our cash flows are going to be affected when one MNC does a transaction across the border global market के अंदर दूसरी किसी और उसके साथ फर्म के साथ, तो कैश फ्लोज आपके इफेक्ट हो सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. द एक्सपोजर विच इज बेसिकली लिमिटेड टू द चेंजेस इन द कैश फ्लोज, वैल्यूज ऑफ द कैश फ्लो, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. और हमने इस पे बड़ी डिटेल से बात की थी लेक्चर नंबर 11 में. और आपको याद होगा कि वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट डिफरेंट hedging techniques that can help MNC in order to avoid such kind of exposures. आपको याद है कि हमने बहुत सारी डिफरेंट काइंड की स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, हेजिंग स्ट्रेटजीज पढ़ी थी एंड मनी मार्केट हेज पढ़ा था. बहुत डिटेल में हम फॉरवर्ड एंड फ्यूचर हेजिंग स्ट्रेटजीज पढ़ी थी. और ये भी देखा था कि क्या MNC को हेज करना चाहिए या नहीं, यानी कि हेज वर्सेस नो हेज डिसीजंस लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए. स्टूडेंट्स, आज हम जो उसका रिमेनिंग पार्ट है दैट इज द इकोनॉमिक एक्सपोजर एंड द ट्रांसलेशन एक्सपोजर, हम उसके बारे में बात करेंगे. सो वी विल बी मूविंग ऑन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सपोजर्स, दैट इज द इकोनॉमिक एक्सपोजर एंड ट्रांसलेशन एक्सपोजर. सो लेट्स मूव ऑन. द चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स आर to explain how an MNC economic exposure can be hedged and to explain how an MNC's translation exposure can be hedged. Basically हमारे इस चैप्टर के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि how we can hedge the economic exposure and the translation exposure. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने प्रीवियसली जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है उसके ऊपर बात की थी और हमने उसकी हेजिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी. आज के दिन में हम MNC के इकोनॉमिक एक्सपोजर और MNC के ट्रांसलेशन एक्सपोजर के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफाइनिंग द इकोनॉमिक एक्सपोजर. व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक एक्सपोजर? इकोनॉमिक एक्सपोजर का मतलब क्या है? Economic exposure refers to the impact of exchange rate fluctuation that can have on a firm's future cash flows. So typically जो exchange rate fluctuations का जो effect आएगा firm के cash flow के ऊपर, that is called the economic exposure. So economic exposure refers to the impact of exchange rate fluctuations. And what are the exchange rate fluctuations? Exchange rate fluctuations से मतलब ये है कि दो different अगर countries हैं तो उनके जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन पैटर्न क्या है. फॉर एग्जांपल अगर हम US डॉलर ले लें और पाक रुपी ले लें तो इन दोनों के दरमियान में एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन क्या की वजह से किस तरह का एक्सपोजर फेस होगा MNC को, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्सपोजर. सो इट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन दैट कैन हैव ऑन द फर्म्स फ्यूचर कैश फ्लो. आप सोच रहे होंगे कि हम बात इकोनॉमिक एक्सपोजर की कर रहे हैं एंड व्हाई वी आर लिमिटिंग आवरसेल्फ टू द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. देखिए स्टूडेंट्स, जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन है दैट इज बेसिकली द इकोनॉमिक इंडिकेटर. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो दो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स MNC को बार बार बग करते हैं, इन अदर वर्ड्स, या एक MNC जो है वो दो ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिनसे बार बार इफेक्ट होती है
या the most you can say the influencing indicators, they are number 1 exchange rate and number 2 is the इंटरेस्ट रेट। आप पूरी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लें, आपको यही 2 फैक्टर्स हर जगह नजर आएंगे बार बार इफेक्ट करते हुए, और आपका जो नट शेल में जो आपका डिस्कशन का जो पॉइंट है जहाँ पे आके मर्ज होगा वो इसी पॉइंट के ऊपर होगा कि हाउ डू द एक्सचेंज रेट एंड द इंटरेस्ट रेट, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन इफेक्ट द एमएनसीज। तो इकोनॉमिक एक्सपोजर के अंदर हमने लिया कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन कैसे इफेक्ट कर सकती हैं ऑन द फर्म्स फ्यूचर कैश फ्लो। हम हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं फर्म के फ्यूचर कैश फ्लो में, और हाउ दे आर बीइंग इफेक्टेड वही हमारा टारगेट पॉइंट है, उसी को हमने देखना है और उसी को हमने मीट करना है। सो द इकोनॉमिक एक्सपोजर रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन दैट they can have on a firm's future cash flows. Recall that corporate cash flows can be affected by the exchange rate movements in the ways not directly associated with the foreign transactions. So the corporate cash flows, no matter whether you are doing the foreign transactions or not, but your cash flows are going to be affected by the exchange rate movements in the ways which are not directly associated with the foreign transactions. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले भी बात की थी, चाहे आप मल्टीनेशनल बिजनेस में काम करें चाहे आप लोकल बिजनेस में काम करें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस से इफेक्ट जरूर होंगे। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। व्हाई? even if you are doing a local business, I have been repeating this statement over and over during the last few lectures कि जो आपके local businesses होते हैं they are also equally affected by the exchange rate fluctuations, क्योंकि आजकल जो businesses हैं वो इतने closely knitted हैं and almost all of the businesses they have direct or indirect relationship with the foreign market। तो जो आपकी बेशक फॉरेन ट्रांजैक्शन ना भी हो फिर भी आपकी जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। नो मैटर यू आर इन द लोकल बिजनेस, आप के जो कॉर्पोरेट कैश फ्लोज हैं अगर आप फॉरेन ट्रांजैक्शंस भी नहीं कर रहे तब भी यू आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। कैन यू रिकॉल एनी एग्जांपल? आपको कुछ आप कोई एग्जांपल रिलेट कर सकते हो उससे? देखें स्टूडेंट्स, जैसे हम ये देखते हैं कि एक ही बिजनेस के लिए बहुत सारे सप्लायर्स हो सकते हैं। हो सकता है जो आपका सप्लायर है वो फॉरेन मार्केट से भी डील करता हो या उसके जो कुछ कस्टमर्स हैं वो फॉरेन मार्केट में भी हों। तो अगर आप भी उसी सप्लायर के साथ काम कर रहे हैं तो यू आर गोइंग टू बी इफेक्टेड बाय दैट एक्सचेंज रेट मूवमेंट, क्योंकि सप्लायर हो सकता है कि अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर दे बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द एक्सचेंज रेट fluctuations. Getting my point? So indirectly you might be affected by this movement. So continuing with the economic exposure, the economic impact of currency exchange rate on us is complex because such changes are often linked to the variability in the real growth, inflation, interest rates, governmental actions and all other factors. These changes, if material, can cause us to adjust our financing and operating strategies. So this is by the PepsiCo. एक मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई which says कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो करेंसी एक्सचेंज रेट का बहुत कॉम्प्लेक्स है। Why? Because ये जो चेंजेस हैं they are often linked to the variability. They are often linked to the variability in the real growth, inflation, interest rate, governmental actions and other factors. So these changes if material can cause us to adjust our financing and operating strategies. So dear students, this is not that simple and that is going to affect our financing and operating strategies. So यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट है ऑफ द करेंसी एक्सचेंज रेट दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द फर्म्स फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वाई? क्योंकि देखें जब आपके कैश फ्लोज इफेक्ट होंगे तो अगेन द फर्म नीड्स टू rearrange or modify or alter its financing strategy and even its operating strategy. Operating strategies वो हैं जो आपके operations में इस्तेमाल होती हैं, जो day to day जैसे production है, manufacturing, ये जो आपकी जितनी daily routine activities हैं these are your operating activities. जो आपके raw material को finished goods
गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपकी ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर देयर टू जनरेट द फंड्स, लाइक इट कैन बी थ्रू डेट और इट कैन बी थ्रू इक्विटी। तो these changes if material can cause us to adjust our financing and operating strategies. तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाई, दैट वाज अबाउट द पेप्सिको विच सेज के इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रेट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड it forces the multinational firms, PepsiCo is a multinational firms, it forces the multinational firms to change on its operating and financing strategy. Why? जाहिर है, देखें, अगर एक्सचेंज रेट की सूरत हाल बदलती है उससे बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, इंटरेस्ट रेट होगी, गवर्नमेंटल एक्शंस, इन्फ्लेशन रेट एक्सेट्रा। उसके लिहाज से आपने अपनी फर्म को एडजस्ट करना है फॉर योर ऑपरेटिंग एंड फॉर योर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो दिस वाज अबाउट द इकोनॉमिक एक्सपोजर। Now use of the income statement to assess economic exposure. Now we can use different financial statements. As you know, there are different kinds of financial statements and income statement is one of those. We use different kinds of income statement to assess the economic exposure. An MNC can determine its exposure by assessing the sensitivity of its cash inflows and outflows to various possible exchange rate scenarios. अच्छा, अब कोई एक एमएनसी क्या कर सकती है कि दे कैन डिटरमिन इट्स एक्सपोजर बाय असेसिंग द सेंसिटिविटी ऑफ इट्स कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज टू वेरियस पॉसिबल एक्सचेंज रेट सिनेरियोज। लाइक वो जो अपने डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिनेरियोज हैं उससे हेल्प कर सकती है। द एमएनसी कैन डिटरमिन अपने एक्सपोजर को, बहुत सारे अपने जो इनफ्लोज हैं एंड आउटफ्लोज हैं, टू द वेरियस पॉसिबल एक्सचेंज रेट सिनेरियोज। इट इज जस्ट बिल्डिंग लाइक अ सिमुलेशन एक्सरसाइज, यानी आप उसके अंदर कुछ ज्यूम कर लेते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट इतना होगा तो हमारा कैश इनफ्लो इतना होगा, अगर एक्सचेंज रेट इतना होगा तो हमारा कैश इनफ्लो इतना होगा, अगर इंक्रीज करता जाएगा तो हमारे कैश फ्लोज पे ये फर्क आएगा, और अगर वो डिक्रीज करता जाएगा तो हमारे कैश फ्लोज पे ये फर्क आएगा। इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों के ऊपर आपने उसका इम्पैक्ट देखना। सो एन एमएनसी कैन डिटरमिन इट्स एक्सपोजर बाय असेसिंग द सेंसिटिविटी ऑफ इट्स कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज टू वेरियस पॉसिबल एक्सचेंज रेट सिनेरियोज। The MNC can then reduce its exposure by restructuring its operation to balance its exchange rate sensitive cash flows. तो फिर MNC क्या कर सकती है? The MNC can reduce its exposure by restructuring its operations to balance its exchange rate sensitive cash flows. अब MNC ये कर सकती है कि वो अपने ऑपरेशंस को रिस्ट्रक्चर कर सकती है बेस्ड ऑन द सेंसिटिविटी कि हमारे जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से हमारे कैश फ्लोज डिस्टर्ब हो सकते हैं। लाइक देखें, आपको स्टूडेंट्स पहले से पता चल जाता है कि अगर हमारा एक्सचेंज रेट इतना होगा तो हमारे कैश फ्लोज इतने हो जाएंगे। लाइक अगर एक्सचेंज रेट हमारा कंपैरेटिवली जो विद द अदर स्ट्रॉन्ग डॉलर करेंसी लेट से अगर थोड़ा हो जाता है तो हमारे कैश फ्लोज जो है वो नेगेटिवली इफेक्टेड हैं। अब जब नेगेटिवली इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर, तो फिर आप अपने ऑपरेशंस को उस लिहाज से डिजाइन कर लेंगे सो दैट देयर इज नो impact, negative impact of that exchange rate on your cash flows. Getting my point? समझ आ रही है बात? यानी कि आपके कैश फ्लोज का कोई भी आपके कैश फ्लोज का ये जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड है, आपने उसको पहले से ही एड्रेस कर लिया, आपने उसको पहले से ही हल कर लिया, आपने उसको पहले से ही देख लिया कि हाउ इट कैन बी रेमेडीड, उसका आपने इलाज पहले से ही ढूंढ लिया। लाइक आपको पता है कि एक्सचेंज रेट अगर बढ़ जाएगा मेरी करेंसी के अगेंस्ट तो क्या होगा, डिप्रिशिएट होगी मेरी करेंसी, तो मेरे कैश फ्लोज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है कैश फ्लोज पे, कम हो जाएंगे कैश फ्लोज। तो फिर आप पहले से ही अपने ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी इस तरह से डिजाइन करें, अपनी सेल्स इन्हांस कर दें, अपने ऑपरेटिंग कैपेसिटी इन्हांस कर दें वगैरह वगैरह, सो दैट जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है उसको आप अवॉइड कर सकें। गॉट माई पॉइंट? So this is called the use of income statement to assess economic exposure. Note that computer spreadsheets are often used to expedite the analysis. अब जो कंप्यूटर स्प्रेडशीट्स हैं, एक्सेल के ऊपर आप शीट्स बना लें अपनी सारी इनकम स्टेटमेंट की, और उससे आप सिंपल इंक्रीज और डिक्रीज करके, जैसे जैसे मैं आपको बताई थी सिमुलेशन एक्सरसाइज है, यानी सिनेरियो आप डेवलप कर रहे हैं कि अगर इतना हो गया तो मेरे कैश फ्लोज ये हो जाएंगे। तो कंप्यूटर स्प्रेडशीट्स जो हैं दे आर वेरी वेरी यूजफुल
and they are often used to expedite the analysis. यहाँ देखें ओरिजिनल इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट मूवमेंट ऑन अर्निंग्स. हमारा एक्सचेंज रेट मूवमेंट का अर्निंग्स के साथ क्या ताल्लुक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है. तो स्टूडेंट्स, अगर आपका एक्सचेंज रेट सिनेरियोज आर गिवन एट द टॉप, और सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ऑल आर गिवन, एंड यू कैन डिटरमिन कि अगर जो है वो हमारा US डॉलर 300 का हो जाए या 304 का हो जाए सेकंड कॉलम में, या 307 का हो जाए, तो क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं. और अगर कैनेडियन डॉलर 3 का है, फिर 3.2 का है या 3.4 का है, तो हमारी अर्निंग्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट है. सिमिलरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, बाकी सारी चीज़ें आप उसी के लिहाज से डिटरमिन करेंगे. अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आप देख लें कि जहाँ पे भी इंक्रीज और डिक्रीज है, वहाँ पे आप उसके लिहाज से आपकी अर्निंग्स जो है वो इफेक्ट हो रही हैं. और इन द नटशेल आप देख लें कि जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट है वो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स दे रहा होगा अलॉन्ग विद द डिफरेंट सिनेरियोज. बेसिकली कंप्यूटर स्प्रेडशीट्स में आप यही करते हो कि यू डू एक्सपेरिमेंट्स विद डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट्स. जैसे कि आपको नजर आ रहा है, अगर आप शीट के ऊपर देख लें तो हम ये देखें, ये देखें, ये आपका रेट है. दिस इज द रेट. कैनेडियन डॉलर 4 is equal to 3, Canadian dollar 4 is equal to 3.2, Canadian dollar 4 is equal to 3.4. So different exchange rates के साथ you can do these experiments in a different way. So exchange rate scenarios are going to be drawn, और आप देख सकते हैं कि आपके पास इस वक्त कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 0.75 टॉप के ऊपर, Canadian dollar is equal to 0.80 and Canadian dollar is equal to 0.85. So in this example we have been looking at the different exchange rate scenarios, और उसके अंदर हमने ये देखा कि अगर कैनेडियन डॉलर की वैल्यू चेंज हो जाए तो हाउ आर अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस आर गोइंग टू बी अफेक्टेड. अच्छा स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं कैश फ्लोज की बात कर रही थी और अब मैं अर्निंग्स के ऊपर आ गई हूँ. स्टूडेंट्स, अर्निंग्स और कैश फ्लोज यूजुअली यही दो टर्म्स हैं या यही दो मेजर्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, या हम अपनी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करने के लिए वी कैन यूज़ दीज अर्निंग्स पैटर्न, राइट. सो मैनेजिंग मेडिसिन्स इनकॉर्पोरेशंस इकोनॉमिक एक्सपोजर. मेडिसिन्स अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस इज inversely related to the Canadian dollar strength, since the higher expenses more than offset the higher revenue when the Canadian dollar strengthens, as you can look at the table. Medicine may reduce its exposure by increasing Canadian sales, reducing order of Canadian material and borrowing less in Canadian dollar. अब आप ये देख लें कि Canadian dollar से का जो exposure इसको फेस हो रहा है वो इस तरह से कम कर सकता है कि आप अपनी सेल्स बढ़ा दें. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी, आप अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कोई ऐसी चेंज करते हैं जिसकी वजह से आपके अर्निंग्स के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है. तो इंक्रीजिंग कैनेडियन सेल्स, रिड्यूसिंग ऑर्डर्स ऑफ कैनेडियन मटेरियल, जो आप कैनेडियन मटेरियल मंगवा रहे हैं उसमें आप कमी कर दें क्योंकि आपके साथ जो एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन है वो नेगेटिव पैटर्न जा रहा है. एंड बोरोइंग लेस इन कैनेडियन डॉलर, और कैनेडियन डॉलर में आप लेस बोरो करें क्योंकि वो फिर आपको महंगा पड़ेगा, बिकॉज उसकी जो एक्सचेंज रेट मूवमेंट है वो उसके अगेंस्ट जा रही है. तो बोरोइंग लेस in Canadian dollar, reducing orders of Canadian material and increasing Canadian sales, that can help you a lot in managing this kind of economic exposure. How restructuring can reduce economic exposure. अब हम ये देखेंगे कि restructuring कैसे help कर सकती है in order to reduce economic exposure. Restructuring to reduce economic exposure involves shifting the sources of cost or revenues to other locations in order to match cash inflows and outflows in foreign currencies. Restructuring का मतलब ये था कि आपने अपने स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया. कैसे? It involves shifting the sources of costs or revenue
to other locations in order to match cash inflows and outflows in foreign currencies. आपका जो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है बहुत ज़्यादा, उसको कम से कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए कॉस्ट और रेवेन्यूज़ की सोर्सेज को आप डिफरेंट लोकेशंस में शिफ्ट करना शुरू करें जहां पे आपको फिजिबल कॉस्ट कैश इनफ्लो और एंड कैश आउटफ्लो मिले इन फॉरेन करेंसीज. सो restructuring to reduce economic exposure involves shifting the sources of cost or revenue to other locations in order to match cash inflows and outflows in foreign currencies. The proposed structure is then evaluated by assessing the sensitivity of its cash inflows and outflows to various possible exchange rate scenario. अब ये जो आपने स्ट्रक्चर प्रपोज किया कि अगर हम अपने रेवेन्यू और कॉस्ट सेंटर्स को डिफरेंट लोकेशंस में मूव कर लें तो हमारे कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. अब आप उनके पैटर्न्स को फॉलो करेंगे. कैसे? The proposed structure is then evaluated by assessing the sensitivity of its cash inflows and outflows to various possible exchange rate scenarios. अब डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिनेरियोज बना लेंगे कि अगर एक्सचेंज रेट इतना है तो क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है तो क्या आएगा, अगर और बढ़ जाता है तो क्या इम्पैक्ट आएगा. तो आपने इस प्रपोज स्ट्रक्चर को पहले इवेल्युएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ दैट. और स्टूडेंट्स बहुत दफा ऐसा होता है कि आप इसको कंप्यूटर स्प्रेडशीट्स पे ही करते हो, just for the sake of an experiment, just for the sake of doing the analysis कि how does it go. So the proposed structure is then evaluated by assessing the sensitivity of its cash inflows and outflows to various possible exchange rate scenarios. Different आपने exchange rate scenarios बना लिए. एक्सचेंज रेट लेट्स से अगर हम डॉलर और पाक रुपी का कंपैरिजन करते हैं, अगर 100 के ऊपर होगा 100 रुपीज इक्वल टू $1 तो हमारे कैश इनफ्लोज कितने होंगे. अगर वो 102 होगा तो हमारे कैश इनफ्लोज कितने होंगे. अगर वो 105 होगा तो हमारे कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज कितने होंगे. इन सब का कंपैरिजन आप करते हैं. दिस इज कॉल्ड द सेंसिटिविटी एनालिसिस. गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आपको? ओके ओके. इम्पैक्ट ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स ऑन अर्निंग्स अंडर टू अल्टरनेटिव ऑपरेशनल स्ट्रक्चर्स. अच्छा यहाँ देखें आप कि एक्सचेंज रेट कैनेडियन डॉलर इज 0.75 फर्स्ट कॉलम में, एक्सचेंज रेट सिनेरियो कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू $0.80 सेकेंड सिनेरियो, एंड एक्सचेंज रेट कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 0.85. आप देखें ये ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है. हमने 3 प्रपोज स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जिसके अंदर हमने एक्सचेंज रेट सिनेरियो CS कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 0.75, 0.80 एंड 0.85. This is the original operational structure and this is the proposed one. ओरिजिनल में हमारे पास स्ट्रक्चर ये था, आपके पास दिस इज इक्वल टू, आप इन दोनों को ऐड कर लें कैनेडियन डॉलर और US डॉलर को, दैट इज इक्वल टू 303. फिर इसी तरह से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर वो हम इसको बढ़ा देते हैं, दैट इज द प्रपोज्ड ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 0.75, तो उसके लिहाज से हमारा ये बन जाएगा. सो 300 इज इक्वल टू 300 कैनेडियन डॉलर 20 इज इक्वल टू 15 एंड 315. इन दोनों को आप ऐड कर लें. देन सिमिलरली कैनेडियन डॉलर 100 इज इक्वल टू 75. ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 0.75, तो 100 कैनेडियन डॉलर आर इक्वल टू $75. समझ आ रहा है? सो ये सारी आपकी डॉलर्स में आ जाएंगी. ये आपकी कैनेडियन डॉलर है, ये वाली जो लाइन है ये, और ये आपकी डॉलर्स वाली लाइन है. और आप ये देखें कि आपकी जो अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस हैं दे आर 25.75, जबकि आपका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसमें है 32.2. सेकंड पे आ जाएं, अगर कैनेडियन डॉलर जो है वो दैट इज इक्वल टू 0.80, तो आपकी जो अर्निंग्स हैं बिफोर टैक्सेस दे आर 25.48, और जो प्रपोज स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपकी अर्निंग्स हो जाएंगी 25. जो तीसरा वाला सिनेरियो उसमें देखें, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस आपकी ओरिजिनल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में 11.86 है और प्रपोज में 23.35 है. यानी अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस आपकी, अगर ये वाला रेट हम रखें तो हमारा इस स्ट्रक्चर के साथ जो प्रपोज्ड स्ट्रक्चर है उसके लिहाज से हमारी जो अर्निंग बिफोर टैक्सेस हैं दे आर गोइंग टू बी 23.35. सो यहाँ आप देख लें कि दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अगर एक्सचेंज रेट सिनेरियो कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू $0.75, कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 0.80 एंड कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 0.85.
अगर हम इसको ड्रॉ कर लें, जो ओरिजिनल ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हमारी जो इनकम है, जो अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस है, वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाती है. कितनी है ये? बैक चले जाते हैं. दिस इज 32.2. देखें ये तकरीबन 32.2. हम बैक से लिख लेते हैं उसको, ओरिजिनल हम इस वक्त लिख रहे हैं. और देन इज 25.48. ये 25 है. दिस इज 25.48. और तीसरी ये समथिंग, दिस इज गोइंग टू बी 17 पॉइंट, एग्जैक्ट लिख लेते हैं 17.86. ठीक है. आपकी जो अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस हैं दे आर गोइंग टू बी ग्रेजुअली डिक्रीज. लेकिन जब हमने एक्सचेंज रेट सिनेरियो बनाया तो आप देखें हमारा जो पैटर्न है दैट इज लाइक दिस. इसको हम देखते हैं. दिस इज 25.75. ये 25 ये देखें 25 से थोड़ा सा ऊपर है. दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 25 yes 25 and then 23.35. this is 23.35. अब देखें इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा हमें नजर आ रहा है कि अगर हमारा ये रेट हो कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 0.85 तो ओरिजिनल ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर में और प्रोपोज्ड ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा डिफरेंस है. यानी हमारी जो अर्निंग्स हैं वो काफी ज्यादा इनहेंस हो सकती हैं. प्रीवियसली अगर हमारा कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 0.75 हो तो हमारी जो अर्निंग्स हैं जो प्रोपोज्ड हैं उसमें हमारी 25.75 है, लेकिन ओरिजिनली 32.2 है. तो हम ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर की तरफ मूव नहीं करना चाहेंगे बल्कि ओरिजिनल वाली कोई ज्यादा फीजिबल समझेंगे बिकॉज इट इज गिविंग अस मोर अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस. राइट. सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस. हमने 3 डिफरेंट एक्सचेंज रेट्स लिए और हमने सेंसिटिविटी एनालिसिस कर लिया. वी हैव प्रपोज्ड an operating structure, the proposed operating structure, and we had also the original operating structure. हमारे पास original operating structure भी था and also we have the proposed operating structure. हमने उन दोनों को देखा how these structures are going to affect our earnings before taxes. और हमने ये देखा कि हमारे इस रेट के ऊपर हमारे जो proposed operating structure है that was giving us better earning before taxes as compared to the original operating structure. तो perhaps this was better. Getting my point? So this is better. अगर हम इसकी तरफ move कर लेते हैं provided with this exchange rate then we could have changed our proposed operating structure. So this is going to tell you that how economic exposure based on the original and the operating structure they are going to change your decision that whether you should go for that or not. Now issues involved in the restructuring decision. Restructuring operation is a long-term solution to reducing economic exposure. Basically restructuring operation जो है वो एक काफी long term decision है क्योंकि आपने अपने revenue और cost centers को shift करना है और move करना है तो वो overnight नहीं होगा. नंबर 1 वो long term decision है. उसकी shifting में और फिर उसके जो impacts हैं वो बड़ी देर तक के हैं. ज़ाहिर है अगर आपने shift कर दिया उन sources को और costs को to different locations then it might be risky. तो इसलिए उसका डिसीजन करना भी इतना इजी नहीं है और फिर उसके जो इम्पैक्ट्स हैं दे आर आल्सो वेरी वेरी लॉन्ग टर्म. इट इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स टास्क देन हेजिंग एनी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन. तो ये जिस तरह हमने हेजिंग की है किसी फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन को उसके लिहाज से दिस रिस्ट्रक्चरिंग इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स डिसीजन. एंड व्हाई दिस इज सो? क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग तो हमारा एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है और उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो भी लॉन्ग टर्म है. इसलिए दिस इज नॉट एन इजी जॉब कि हम रिस्ट्रक्चरिंग कर लें बड़ी आसानी से. जिस तरह हम किसी करेंसी को फॉरेन करेंसी को हम आसानी से हेज कर सकते हैं उसके मुकाबले में अगर आप इसको देख लें रिस्ट्रक्चरिंग डिसीजन को देख लें तो ये कंपैरेटिवली मुश्किल काम है और इट इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू द अदर वन. MNCs must be very confident about the long-term potential benefits before they proceed to restructuring their operations because of the high reversal cost. समझ आ रहा है कि जब भी MNC अपनी restructuring decision ले तो they should be really very careful about the cost benefit analysis.
उनको ये देखना पड़ेगा कि उनके जो रेवेन्यू एंड कॉस्ट सेंटर्स की शिफ्टिंग है उसके अंदर उनको क्या कॉस्ट आ रही है और क्या उसको उसमें बेनिफिट्स हैं, और फिर ये कि अगर उसको वो वापस करना चाहें, लाइक जो पहले था रिज्यूम करना चाहें, लाइक रिस्ट्रक्चरिंग से पहले ये था कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू सेंटर्स डिफरेंट थे, अब जो है वो मूव हो गए हैं। तो आपने ये देखना है कि अगर आप उसको वापस लेके आना चाहते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू बी दी रिवर्सल कॉस्ट। रिवर्सल कॉस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड कीप इन माइंड दैट। तो रिवर्सल कॉस्ट यानी ये डिसीजन भी मुश्किल है, उसके इम्पैक्ट्स बहुत लॉन्ग टर्म है, तो यू शुड बी डूइंग इट विद अ वेरी वेरी केयरफुल एनालिसिस। जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं ना कि अगर इंसान ने घर बनाना हो ना तो उसको बड़ा ही सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए। वाई? क्योंकि अगर आप और उसकी लोकेशन के बारे में, और आपने घर कैसा बनाना है, किस जगह पे बनाना है, उसकी जो लोकेशन की चॉइस है दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन अ केयरफुल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस दैट सूट्स यू, अदरवाइज वो आपके लिए कॉस्टली हो जाएगा। तो आपने सारी चीजें ध्यान में रख के अपनी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। रिस्ट्रक्चरिंग से मतलब यह है कि आप एक जगह से दूसरी जगह अपने कॉस्ट और रेवेन्यू सेंटर्स को शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर इतना आसान नहीं है। इट इज़ अ ह्यूज कॉस्ट दैट माइट इनकर यू। तो आपने उससे पहले उसका केयरफुल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करना है। समझ में आ रहा है? रिस्ट्रक्चरिंग में इन्वॉल्व नंबर 1 इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग सेल्स इन न्यू और द एग्जिस्टिंग फॉरेन मार्केट्स। अच्छा, रिस्ट्रक्चरिंग के बहुत सारे आउटकम्स होंगे। ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी इंक्रीज सेल्स में इंक्रीज आ जाए इन द न्यू फॉरेन मार्केट्स, और ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से आपकी सेल्स में रिडक्शन आ जाए। इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। देन इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द फॉरेन सप्लायर। ये भी हो सकता है कि आपकी फॉरेन सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए, क्योंकि आपने शायद परहैप्स उसी पर्टिकुलर लोकेशन में शिफ्ट कर लिया जहां से आपका फॉरेन सप्लायर जो है वो बहुत करीब था या उसी का नेटिव था। ये भी हो सकता है कि आपकी डिपेंडेंसी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि पहले तो सप्लायर की जो लोकेशन थी वो आपको सूट करती थी, लेकिन अब जो है वो सप्लायर आपसे दूर चला गया, या आपका जो डिस्टेंस है सप्लायर से वो दूर हो गया और आपको शायद वो कॉस्टली पड़ेगा। हो सकता है आपके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाए, और हो सकता है कि फॉरेन सप्लायर के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाए। देन इज एस्टेब्लिशिंग एलिमिनेटिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन फॉरेन मार्केट्स। या तो एस्टेब्लिश करेंगे या एलिमिनेट करेंगे। और इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ डेट डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। और ये भी होगा कि या तो फॉरेन करेंसी में जो आपने लोन्स लिए हुए हैं लेवल ऑफ डेट वो इंक्रीज कर जाएगा, या फिर यह है कि वो फॉरेन करेंसी में जो आपने लोन्स लिए हुए हैं वो डिक्रीज कर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्ट्रक्चरिंग डिसीजन, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन दैट इज कमिंग टू यू। एस्टेब्लिशिंग और एलिमिनेटिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन फॉरेन मार्केट्स। या तो आप एस्टेब्लिश कर लेंगे फैसिलिटी, प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द फॉरेन मार्केट, या फिर उसको एलिमिनेट कर देंगे। या तो फॉरेन डेट डिक्रीज हो जाएगा या फॉरेन डेट इंक्रीज हो जाएगा, या फॉरेन सप्लायर के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, या आपकी सेल्स जो है वो न्यू फॉरेन मार्केट में ज्यादा हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। दीज आर ऑल दी पॉसिबिलिटीज ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग। इट माइट बी इन योर फेवर, इट माइट नॉट बी इन योर फेवर। बेहतर यह है कि आप इसका रिस्ट्रक्चरिंग का कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस पहले से करें, लाइक बिफोर यू एंटर इनटू दिस पर्टिकुलर डिसीजन। लेकिन यूजुअली इट इज नॉट पॉसिबल, जरूरी नहीं है कि आपके लिए ये पॉसिबल भी हो। हाउ टू रिस्ट्रक्चर ऑपरेशंस टू बैलेंस द इम्पैक्ट ऑफ करेंसी मूवमेंट्स ऑन कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। टाइप ऑफ ऑपरेशन. Type of operation is sales in the foreign currency units. Recommended action when a foreign currency has a greater impact on the cash inflows. Reduce foreign sales, cash outflow, increase foreign sale. ठीक है, आपका ऑपरेशन है, टाइप ऑफ ऑपरेशन इज सेल्स इन फॉरेन करेंसी यूनिट। जब फॉरेन करेंसी का इम्पैक्ट ज्यादा होगा कैश इनफ्लोज के ऊपर तो रिड्यूस फॉरेन सेल्स, और कैश आउटफ्लोज के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट है तो देन इंक्रीज फॉरेन सेल्स। When the reliance on the foreign supplier is recommended action when a foreign currency has a great impact on cash inflows, increase foreign supply order,
and when the recommended action when a foreign currency has a greater impact on cash outflow, reduce foreign supply orders. Why? क्यों कर दें फॉरेन सप्लाई ऑर्डर्स को रिड्यूस कर दें? क्योंकि आपका फॉरेन करेंसी का ग्रेटर इम्पैक्ट है ऑन द कैश आउटफ्लोज, सो यू शुड रिड्यूस द फॉरेन सप्लाई ऑर्डर्स एंड शुड इंक्रीज द फॉरेन सप्लाई ऑर्डर्स इफ द कैश इनफ्लोज के ऊपर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है. समझ आ रहा है ना? करेंसी के साथ अगर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो उस एक्टिविटी को आप ज्यादा कर दें. अगर करेंसी के साथ उस एक्टिविटी का नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उस ऑपरेशन को, उस एक्टिविटी को रिड्यूस कर दें, रिडंडेंट कर दें. Proportion of foreign debt. Proportion of foreign debt, the recommended action when a foreign currency has a greater impact on cash inflows, restructure debt to increase debt payments in foreign currency. Restructure debt to increase debt payments in foreign currency and restructure debt to reduce debt payments in foreign currency when it has a greater impact on the cash outflow. Cash outflow पे जितनी भी चीजें आप उसको you are going to restructure debt in order to reduce debt payments in the foreign currency. A case study in hedging economic exposure. Saver Company, a US firm, has 3 independent units that conduct some business in Europe. It is concerned about its exposure to euro currency. अब एक यूएस की फर्म है जिसके 3 इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं और वो कुछ काम अपना यूरोप में करते हैं. अब दे आर वरीड अबाउट द एक्सपोजर to the euro currency. To determine whether it is exposed and the source of exposure, the saver applies a series of regression analysis to its cash flows and the euros movement. अच्छा, वो देखना ये चाहते हैं कि कितना एक्सपोजर है, उसके पर्पस के लिए उन्होंने क्या किया? They have applied a series of regression analysis in order to determine कि how its cash flows are related to the euro movements. ठीक है? So to determine whether it is exposed and the source of exposure, the saver applies a series of regression analysis to its cash flows and the euro movements. Cash flows के साथ और जो है वो relationship देखने के लिए euro movement का they have conducted different regression analysis. ये देखें फर्स्ट क्वार्टर में change in the units A cash flows given है pattern, then percentage change in the units B cash flow column 3 में given है, then column 4 में change in the units C's cash flows given है, then percentage change in the total cash flows given है, and percentage change in the value of the euro is given to you in different. So this is the cash flows and the euro movements are given to you with plus and minus sign different quarters के अंदर. Assessment of the saver's exposure. The percentage change in the total cash flow is equal to alpha naught, alpha percentage change in the euro currency plus the added term. ये basically this is the regression equation जो हमने बनाई है in order to determine the impact of, this is the dependent variable. ये जो आपकी साइड होती है ना regression equation में, this is called the dependent y. ठीक है ना? y is equal to a plus bx. ये आपकी regression equation है. This is called your dependent variable and this is called your independent. The slope coefficient alpha is found by regression analysis to be positive and statistically significant. Saver is exposed to the euros movement. तो saver जो है वो they are exposed to the euros movement. हमें अल्फा की वैल्यू से पता चल जाता है कि whether the it has got the significant value or not. हम जब regression analysis रन करते हैं तो हमारे पास एक r square की वैल्यू आती है. r square की जो वैल्यू है that gives you the indication that how much change in the dependent variable is to be expected by a certain change in the independent variable. तो इस सिनेरियो में जो एनालिसिस की है रिग्रेशन के, उससे ये सामने आया कि सेवर इज एक्सपोज टू द यूरोज मूवमेंट, यानी सेवर के जो कैश फ्लोज हैं दे आर गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय द यूरो करेंसी मूवमेंट. नाउ असेसमेंट ऑफ ईच यूनिट्स एक्सपोजर. परसेंटेज चेंज इन द यूनिट फ्लो, उसी तरह से इक्वेशन लिखें. यूनिट ए बी एंड सी
स्लोप कोफिशिएंट्स ये देखें, आर स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स निकल आए हमारे। पहला है 6.8%, नॉट सिग्निफिकेंट। बी का है 6.7%, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट। सी का है 93%, दैट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है, ये जो आर स्क्वायर है, जो मैं आपको पहले, इससे पहले जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैं आपको बता रही थी, ये जो आपका आर स्क्वायर है, दैट इज गोइंग टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ योर वेरिएबल विद द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो आर स्क्वायर की वैल्यू है 93% का मतलब ये है कि देर इज गोइंग टू बी चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज द परसेंटेज यूनिट फ्लो, यानी 93% डिटरमिन करता है इन दोनों का रिलेशनशिप। सो 93% कॉन्फिडेंस से आप ये कह सकते हैं कि इफ देर इज चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देर इज गोइंग टू बी चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो यूनिट सी है उसका जो रिजल्ट है दैट इज सिग्निफिकेंट। सो द यूनिट सी इज एक्सपोज टू द यूरोज मूवमेंट। इन तीनों यूनिट्स में से जब हमने रिग्रेशन एनालिसिस के रिजल्ट्स को रन किया तो वी केम टू नो कि यूनिट सी इज मोर एक्सपोज टू द यूरोज मूवमेंट। Identifying the sources of unit C's exposure. Saver believes that the unit C's cash flows are mainly affected by the income statement items. Saver thus applies regression analysis to each income statement item and find a significant positive relationship between the unit C's revenues and the euros value. अब वो ये देखना चाहते हैं कि यूनिट सी के अंदर एक्सपोजर किस चीज का ज्यादा है इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट में उन्होंने ये देखा कि यूनिट सीज के रेवेन्यू का ताल्लुक है विद द यूरोज वैल्यू। सो द सेवर्स एक्सपोजर कुड बी ड्यू टू द फॉरेन कंपटीशन। तो इसका जो एक्सपोजर है दैट कुड बी ड्यू टू द फॉरेन कंपटीशन। नाउ द पॉसिबल हेजिंग स्ट्रेटजी विद द हेल्प ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी, रिड्यूस प्राइसेस व्हेन द यूरो डिप्रिशिएट्स। आप अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर दें जब यूरो डिप्रिशिएट हो। Hedging with forward contracts, sell the euro forward to hedge against the adverse effect of weak euro. दूसरा तरीका ये है कि आप hedging में enter हो जाएं with the help of a forward contract and sell euros forward to hedge against the adverse effect of weak euro. Purchasing foreign supplies, costs will be reduced during a weak euro period. Possible hedging strategies: financing with foreign funds, costs will be reduced during a weak euro period. Revising the operations of other units as to offset the exposure of unit C. Hedging exposure to fixed assets. अब exposure को how can we hedge the exposure to the fixed assets? When an MNC has fixed assets such as building or machinery in a foreign country, the cash flows to be received from the sale of these assets is subject to the exchange rate risk. अच्छा, जब हमारे पास कभी फिक्स्ड एसेट्स हो ना, अगर किसी एमएनसी के पास फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जो आपके कैपिटल एसेट्स होते हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, कौन से वाले? यू हैव बिल्डिंग, यू हैव मशीनरी इन द फॉरेन कंट्री, द कैश फ्लोज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ दीज एसेट्स इज सब्जेक्ट टू द एक्सचेंज रेट। अगर आप उसको सेल करना चाहें, ये जो आपके फिक्स एसेट्स हैं, तो जो उसके कैश फ्लोज रिसीव होते हैं that are going to be subject to the exchange rate risk. ये अगर आप उसको सेल करें वहां पे, तो आपका जो आपको कैश फ्लोज मिलेंगे, they are going to be subject to the exchange rate risk. A sale of fixed assets can be hedged by creating a liability that matches the expected value of the assets at the point in the future when they will be sold. अच्छा, आपने अगर फिक्स्ड एसेट को सेल ही करना है तो आप उसके लिए पहले से हेजिंग कर लें, यानी प्राइस को लॉक इन कर लें पहले से, सो दैट एक्सचेंज रेट रिस्क को आप अवॉइड कर सकें। अगर क्योंकि फिक्स एसेट्स के लिए हम क्यों हेजिंग करें, उसकी वजह यह है कि फिक्स एसेट्स कंपैरेटिवली लॉन्ग टर्म होते हैं। व्हाई नॉट, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि फिक्स एसेट्स को हेज करें, व्हाई नॉट दी करंट एसेट्स, व्हाई नॉट सर्टेन अदर एसेट्स। मैंने यही क्यों कहा कि हम फिक्स एसेट्स को हेज करना चाहते हैं, व्हाई? क्योंकि फिक्स एसेट्स जो हैं वो आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, और लॉन्ग टर्म एसेट्स को हेज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दे आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द एक्सचेंज रेट मूवमेंट एडवर्सली एज कंपेयर टू दी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स तो वैसे भी आपके शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, लेकिन जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि लॉन्ग टर्म में ओवर द टाइम पीरियड ऑफ लेट्स सपोज 5 years, आप ये समझें कि एक्सचेंज रेट के अंदर
बहुत सारी चेंजेस आएंगी। अब उन एक्सचेंज रेट के अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगी, उससे जो आपका फिक्स एसेट्स जो आपने बिल्डिंग या जो इससे पहले आपने मशीनरी वगैरह ली हुई थी 5 साल पहले, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी अगर वो करेंसी आपकी उसके अगेंस्ट डिप्रिशिएट हो जाती है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस तरह के केस के अंदर आप अपने लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट को पहले से हेज कर दें, और अगर आप उसको हेज कर लेंगे, यू हैव लॉक्ड इन द प्राइस, अगर आप उसी प्राइस को पहले से लॉक कर लेंगे तो देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू सेफगार्ड योरसेल्फ against any adverse movement of these exchange rates. So this is about the fixed assets. Now we come to the second objective of our lecture, that is about the translation exposure. And what is the translation exposure? Translation exposure results when an MNC translates each subsidiary's financial data to its home currency for consolidated financial reporting. So translation exposure उस वक्त होता है जब when an MNC translates each subsidiary's financial data to its home currency for the consolidated financial reporting. जब MNC translate करे हर सब्सिडरी की फाइनेंशियल डाटा को टू इट्स होम करेंसी फॉर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि हर एमएनसी जो है वो एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएगी, ऑफ बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, जितनी भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। व्हाई डू वी नीड टू हैव अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? उसकी रीजन ये है क्योंकि सारा हम ओवरऑल जो है ना अपने एमएनसी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको चेक करना चाहते हैं, उसकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएं। यूनिट ए, बी, सी, डी जितनी भी सब्सिडरीज हैं उनकी सेपरेट स्टेटमेंट्स बनेंगी, फिर उन सब को मर्ज करके एक स्टेटमेंट बनेगी विच इज कॉल्ड द कंसोलिडेटेड। और कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स के अंदर वी हैव गॉट द इनकम स्टेटमेंट, वी हैव गॉट द बैलेंस शीट, वी हैव गॉट द कैश फ्लोज, जितनी भी टाइप की आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ऑल ऑफ देम दे आर इन्वॉल्व इन दी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। उन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स के अंदर आपकी सब डिटेल होगी दैट हाउ वी आर गोइंग टू असेस दैट। सो ट्रांसलेशन एक्सपोजर का मतलब यह है कि जब हम उसकी कंसोलिडेशन करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं हर सब्सिडरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इनटू दी कंसोलिडेटेड, तो उससे जो आपके प्लस माइनस आ जाते हैं, उससे जो आपके इफेक्ट्स आ जाते हैं, जिससे आपके एरर्स आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन एक्सपोजर। तो ट्रांसलेशन का मतलब ये है एक सब्सिडरी की अर्निंग्स को ट्रांसलेट करना है टू दी अदर वन, दैट इज द कंसोलिडेटेड वन। Translation exposure does not directly affect cash flows, but some firms are concerned about it because of its potential impact on the reported consolidated earnings. अच्छा, इसका डायरेक्ट तो कैश फ्लो के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप उसको ट्रांसलेट करेंगे तो दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रिपोर्टेड कंसोलिडेटेड अर्निंग्स के ऊपर। यूज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू हेज ट्रांसलेशन एक्सपोजर। टू हेज ट्रांसलेशन एक्सपोजर, फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी यूज्ड। ट्रांसलेशन एक्सपोजर को हेज करने के लिए आप अपने आप को पहले से टाई अप कर लें इनटू द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इनटू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पेसिफिकली एन एमएनसी में सेल द करेंसी दैट इट्स फॉरेन सब्सिडरी रिसीव्स एज अर्निंग्स फॉरवर्ड, thus creating and offsetting cash flows in that currency। यानी आप पहले से अपनी एमएनसी को एमएनसी जो है वो जिस करेंसी में हेज करना चाहती है थ्रू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स in order to avoid the exchange rate risk। तो कैश फ्लोज को इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया ट्रांसलेशन से आपकी अर्निंग्स के ऊपर थोड़ा फर्क जरूर आ सकता है, जिसके लिए आप इस चीज को देख सकते हैं और आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। यूज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स टू हेज ट्रांसलेशन एक्सपोजर। एग्जाम्पल, अ यूएस बेस्ड एमएनसी हैज अ ब्रिटिश सब्सिडरी। एक यूएस बेस्ड फर्म है जिसकी एक ब्रिटिश सब्सिडरी है। द फोरकास्टेड ब्रिटिश अर्निंग्स ऑफ pound 20 million to be entirely reinvested will be translated at the weighted average pound value over the year. To hedge this expected earnings, the MNC sells pounds 20 million 1 year forward। अच्छा, इस expected earning को hedge करने के लिए एमएनसी जो है वो इतने मिलियन पाउंड जो है वो 1 ईयर फॉरवर्ड के लिए हेज कर लेगी। दे आर गोइंग टू सेल 120 million pound 1 year forward। If the pound depreciates, the gain generated from the forward contract
position will help to offset the translation loss. अच्छा, basically why do we enter into the contracting arrangement? फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेने की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम चाहते थे कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर से जो हमें अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आए, नेगेटिव इम्पैक्ट आए, उसको हम किसी तरह से पहले से ऑफसेट कर लें विद द हेल्प ऑफ दीज फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। और इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हमें फायदा हो गया एज कम्पेयर टू द अदर वन। तो इन दिस केस इफ द पाउंड डिप्रिशिएट्स, द गेन generated from the forward contract position will help to offset the translation loss. Translation में जो हमें loss हुआ, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको with the help of some other mean हम उसको बैलेंस करें, that is with the help of the forward contract. तो forward contract से जो आपको benefit होने जा रहा है, जो gain होने जा रहा है, वो offset कर देगा to the translation loss जो कि आपको किसी और उसमें होने जा रहा है। Now limitations of hedging translation exposure. अब इसकी कुछ limitations भी हैं, and what are those? Number one is inaccurate earnings forecast. Limitations of hedging translation exposure. Number one is inaccurate earnings forecast. Number two is inadequate forward contract for some currency. अच्छा, पहला है inaccurate earning forecast. Inaccurate earning forecast का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी अर्निंग्स को ठीक तरीके से फोरकास्ट नहीं किया हुआ तो अगेन ये जो आपने हेजिंग किया उसका कोई फायदा नहीं है आपको। समझ आ रहा है ना? आपने हेज इस पर्पस के लिए किया था कि आपकी अर्निंग्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट ना आए, लेकिन अगर उन अर्निंग्स की आपने फोरकास्टिंग ही ठीक नहीं की हुई तो देन उसका जो है इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। सिमिलरली इनएडिक्वेट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सम करेंसीज, कई दफा जो है वो आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो लेंगे वो for some currencies वो they might be inadequate, they might not be very much beneficial for your MNC. Accounting distortions हो सकती हैं, इसमें टाइम पीरियड्स का फर्क होता है। अगर हर कंट्री जो है वो डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में भी और टाइमिंग्स की वजह से भी एरर्स आते हैं, जिसकी वजह से भी ये एक लिमिटेशन हो सकती है फॉर द ट्रांसलेशन एरर। So the translation gains and losses are based on the average exchange rate, which is unlikely to be the same as the forward rate. Translation losses are also not tax deductible. अच्छा, जो translation losses हैं उसके ऊपर भी tax deduction नहीं होती। Increased transaction exposure, transaction exposure बढ़ जाता है because कैश फ्लोज का जो पैटर्न है, जो अप्स एंड डाउन्स हैं, चेंजेस का पैटर्न है, दैट माइट बी वेरी 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 इफेक्टेड। इफ द फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट्स ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, द ट्रांजैक्शन लॉस जनरेटेड बाय द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन विल समवट ऑफसेट द ट्रांसलेशन गेन। अच्छा, कई दफा ये होता है कि अगर फॉरेन करेंसी अप्रिशिएट हो जाए ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, आपको ट्रांजैक्शन लॉस हो जाता है। ट्रांजैक्शन लॉस से मतलब ये है कि कैश फ्लोज के पैटर्न के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आए। अब इस ट्रांजैक्शन लॉस से जो ट्रांसलेशन गेन है वो ऑफसेट हो जाएगा। लाइक ट्रांजैक्शन लॉस जनरेटेड बाय द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन विल समवट ऑफसेट द ट्रांसलेशन गेन। दो तरह के एक्सपोजर थे, एक था आपका ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, दूसरा था आपका ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर से जो लॉस होगा वो ऑफसेट हो जाएगा विद द ट्रांसलेशन गेन। समझ आ रहा है ना? तो परहैप्स उस सूरत में भी आपको हेजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई दफा जो ये एक्सपोजर्स हैं वो एक दूसरे को भी ऑफसेट करते हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी नए तरह के एग्रीमेंट के अंदर एंटर हो और आप उसको उसके लिए सेपरेट कॉस्ट भी पे करें, सच एज हेजिंग के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, उसके लिए आपने सेपरेट पे भी किया हो, तो जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए सेपरेट पे भी करें। सो दैट कैन बी वन ऑफ द लिमिटेशन। यू माइट नॉट बी नीडिंग दिस काइंड ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि एक जो आपका एक्सपोजर है वो दूसरे एक्सपोजर को ऑफसेट कर रहा है। द ट्रांसलेशन गेन इज सिंपली अ पेपर गेन while the loss resulting from the hedge is a real loss. अच्छा, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो ट्रांसलेशन से गेन हो रहा है दैट इज सिंपली अ पेपर गेन, यानी एक स्टेटमेंट जो आपने यूनिट ए बी सी सब्सिडरीज की उठाई है और उसको आपने ट्रांसलेट किया इनटू दी कंसोलिडेटेड वन, तो वो आपकी सिंपल पेपर के ऊपर वर्किंग है, एक्चुअल में नहीं है। लाइक अगर सब्सिडरीज से हमने जो इनकम ली, हमने उसको जो ट्रांसलेट किया और हमने उसको कंसोलिडेटेड में जब रिपोर्ट किया
तो दैट कैन बी ओनली द गेम ऑफ नंबर्स। लेकिन जो आपने हेज से आप जो लॉस उठाएंगे, अगर आपको हेजिंग में लॉस होगा, दैट इज गोइंग टू बी द रियल लॉस। समझ आ रहा है ना? हेजिंग से अगर आपको लॉस हो गया, हेजिंग से मतलब यह है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि फॉरेन करेंसी, स्पेक्यूलेट किया था कि फॉरेन करेंसी इज गोइंग टू बी इंक्रीज, तो आपने अपने आप को बुक कर लिया था फॉर सर्टेन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, फॉरवर्ड रेट वो नहीं हुआ जो उस टाइम पे होना चाहिए या जिस कॉन्ट्रैक्ट की आपकी ऑब्लिगेशन थी, तो इवेंचुअली यू विल एंड अप विद लॉस। तो हेजिंग का जो लॉस है दैट इज रियल, वेयर एज जो ट्रांसलेशन का जो गेन है दैट इज जस्ट अ पेपर गेन। So dear students, this was all about today's lecture. I hope you have enjoyed. We have been talking about the translation exposure and the economic exposure. हमने economic exposure को बड़ी डिटेल से पढ़ा. I gave you an example. हमने एक केस स्टडी भी उसके अंदर डिस्कस की, एंड आई ऑल्सो गेव यू डिफरेंट स्ट्रेटेजीज कि आप अपनी ऑपरेशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं in order to safeguard yourself from the एडवर्स मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर के लिए दो एक्टिविटीज हमने ज्यादा हाईलाइट की। नंबर 1 वाज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आपका था इकोनॉमिक एक्सपोजर। एंड नंबर 2 वाज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्सपोजर के अंदर वी हैड 2 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्सपोजर के अंदर ही वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट रिस्ट्रक्चरिंग। और रिस्ट्रक्चरिंग में हमने ये देखा था स्टूडेंट्स कि हम अपने आप को कैसे डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हैं उसके अंदर हम प्रोपोज्ड ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स देंगे। देन वी आर गोइंग टू मैच योर ऑपरेटिंग proposed operating structure with the original one, और फिर जो उनमें से हमें बेहतर लगेगा we may adopt या we may look forward for those restructuring के लिए। तो restructuring के लिए जो issues हैं that should be very much highlighted and should be discussed in detail। अच्छा स्टूडेंट्स, दूसरी जो हमने चीज पढ़ी थी दैट वाज अबाउट द ट्रांसलेशन एक्सपोजर। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर इज कंपैरेटिवली लेस यू कैन से रिस्की फॉर द एमएनसी, क्योंकि ट्रांसलेशन एक्सपोजर में हमने कंसोलिडेटेड जो हमारी है ना इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, उसके ऊपर जो हमारी अर्निंग्स रिपोर्ट हो रही हैं, हाउ डू दे डिफर फ्रॉम दी सब्सिडरीज, और उसका अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो उसको हम ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहते हैं। और हमने ये भी देखा कि देयर वर लिमिटेशंस। कई दफा ये होता है कि दो तरह के जो डिफरेंट एक्सपोजर्स हैं दे आर गोइंग टू ऑफसेट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ दोज एक्सपोजर्स ऑन ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी जो है ना वो खत्म कर सकते हैं। तो हमें कई दफा जरूरत नहीं भी पड़ती हेजिंग की। हमने डिफरेंट हेजिंग टेक्निक्स पढ़ी which can be used in order to reduce the translation exposure. So dear students, this was all about today's lecture. Hope you have enjoyed. Thank you very much for your patience. See you next time. Allah Hafiz.